आप लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। कृपया मुझे क्षमा करें। हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री तिवारी जी, पूर्व सांसद हमारे राज्यसभा में साथी संचेती जी, हमारे गिरीश व्यास जी, बाकी सभी मंच पर बैठे हुए मान्यवर और पत्रकार भाइयों और बहनों, वैसे जो बहुत साल पहले से शायद देश में मनाया जाना चाहिए था, ऐसा संविधान और लोकतंत्र की हत्या का यह आज का दिवस है और जिसकी 50वीं वर्षगांठ आज पूरा देश आधिकारिक तौर पर सरकार के माध्यम से भी और जनता भी इसको मना रही है। इस दिन को मनाने के कई सारे औचित्य है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पद्धति से इमरजेंसी को लगाया गया, उसके पीछे की जो मानसिकता और उसके पहले वाला जो सारा घटनाक्रम था, अगर हम इतिहास में झांक कर देखेंगे तो ये वही वर्ष थे जहाँ पर प्रारंभ कांग्रेस पार्टी के विभाजन से हुआ था। राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान क्या हुआ वो भी सब इतिहास को ज्ञात है। उसी के बाद एक चाटुकारिता का पर्व कांग्रेस में शुरू हुआ, जिसका परम अवधि पे इंदिरा इज इंडिया जैसे नारे दिए गए और पूरे तरीके से एक व्यक्ति और एक घराने के साथ जुड़ा हुआ ऐसा सत्ता तंत्र कांग्रेस के अंदर विकसित हुआ। और हम सब ये भी जानते हैं कि श्रीमती गांधी सत्ता के सर्वोच्च आसन पर होते हुए भी मन ही मन में बहुत डरी हुई थी और उनके साथ काम किए हुए कई लोगों ने उस समय के बारे में किताबों में लिखा है कि वो अंदर ही अंदर बहुत ही भय आतंकित थी, भय शंका थी उनके मन में और उसके कारण सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द में से विश्वसनीय लोगों के हाथ सौंपाने का उनका तौर तरीका रहा, जिसमें संजय गांधी अहम थे। और इसी पूरे माहौल में जब इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने उनको अपदस्थ कर दिया, तब भय के वातावरण में अपनी खुद की सुरक्षा के प्रति एक दृष्टि से आशंकित ऐसी श्रीमती गांधी ने अपने ही लोगों की यानी अपने परिवार के लोगों की सत्ता को स्थापित करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, उसी को अक्षुण्ण रखने के लिए इमरजेंसी लगाई और पूरे देश को, जैसे कि श्रद्धेय अटल जी ने अपने कई भाषणों में कहा था, जैसे एक जेल बना दिया। श्रीमती गांधी की जो राजनीति थी उस समय की, उनकी जो मनोवस्था थी, उसका भी वर्णन अटल जी ने बहुत सटीक शब्दों में किया है, कई जगह किया है और उसको याद मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो बहुत यथार्थ वर्णन है कि श्रीमती गांधी को हर पेड़ के पीछे एक साजिश नजर आती थी। इस तरीके से भय और आतंक का माहौल उनके मन ही मन में था, जो पूरे देश में स्थापित करने का एक बहुत ही घिनौना प्रयास श्रीमती गांधी ने किया और इसके बहुत सारे परिणाम हैं। मैं स्वयं राजनीति शास्त्र का छात्र हूँ और जब डेमोक्रेसी के रेटिंग की बात आती है तो विदेश वाले लोग, एक बड़े मान्यवर एक विदेशी राजनीति तज्ञ हैं आरेंड लिचफार्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम करते हैं, उनसे जब मुलाकात हुई आज से 25 साल पहले, तब उन्होंने कहा कि भारत का जनतांत्रिक क्रमवारी में हाइटी के बाद आता है। तो हाइटी एक बहुत छोटा देश है और वहाँ जनतंत्र कोई नाम की चीज़ लगभग नहीं के बराबर है, बावजूद उसके भारत को हाइटी के बाद क्यों रख रहे हो? ये केवल अल्फ़ाबेटिकल गिने तो उसी के माध्यम से आ सकता है, अन्यथा तो हम इतने पीछे नहीं जा सकते। ये मेरा तर्क था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपके देश में तो इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इमरजेंसी ने हमारे देश की जनतांत्रिक संस्कृति पर एक काला धब्बा लगाने की एक दृष्टि से कोशिश हुई और केवल घराने का तंत्र बरकरार रखने के लिए इमरजेंसी लगाने का एक घिनौना पाप श्रीमती गांधी और उनके उस समय के सहयोगियों के हाथों में हुआ, जिसके कारण संविधान की दिन दहाड़े हत्या हुई
लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ कर एक दृष्टि से केवल शोभा की वस्तु बनाया गया। श्रीमती गांधी ने, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया, 5 साल से 6 साल किया, मगर उसी दरमियान 75 के नवंबर से जो सत्याग्रह का एक विशाल पर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ से प्रेरित संगठनों के माध्यम से स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी, नानाजी देशमुख इत्यादि लोक संघर्ष समिति के प्रमुख सेनानियों के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। और जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग 1,30,000 से भी अधिक सत्याग्रहियों ने अपने आप को जेल के सलाखों के अंदर बंद करवा लिया। और इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम ये हुआ कि श्रीमती गांधी को जो एक आभास हो रहा था कि इमरजेंसी को तो लोगों ने स्वीकार किया है, शी इज ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड कि व्हेन आई इम्पोज्ड इमरजेंसी नॉट इवन ए सिंगल डॉग बार्क्ड, ये उनके शब्द हैं। एक कुत्ते ने भी भौंकने का प्रयास नहीं किया। उनको ऐसा लग रहा था क्योंकि आजू बाजू में सारे लोग ऐसे ही थे जो उनकी वाहवाही कर रहे थे। तो ऐसे सारे वातावरण में जब सत्याग्रह का पर्व शुरू हुआ तो श्रीमती गांधी को इसका एहसास हुआ कि चीज़ें जो मुझे बताई जाती है वैसी शायद नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने चुनाव का ऐलान किया और बाद में जो हुआ वो सारा इतिहास है। तो मेरा अपना तर्क इतना ही है कि इमरजेंसी एक घराने की सत्ता को निरंतर रखने के प्रयास के कारण लगाया गया। और इसलिए इमरजेंसी की अगर कुछ सीख है तो पहली सीख ये है कि इमरजेंसी एक दृष्टि से डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हमारे जनतंत्र की सेहत के लिए किस पद्धति से अपाय करने वाली है, ये हम सभी ने लेने का एक बोध है। दूसरा बोध मुझे लगता है कि कुल मिलाकर राजनीतिक और जनतांत्रिक सुधारों की आवश्यकता जो हमारी पार्टी लगातार श्रद्धेय आडवाणी जी के ज़माने से जिसकी बात कर रही है, उसके बारे में पूरे देश में फिर एक बार मंथन करने की ज़रूरत है। और मैं मानता हूं कि एक देश एक निर्वाचन का जो बिल आ रहा है वो एक जनतांत्रिक सुधारों की गंगोत्री साबित होगा, जिसके कारण जनतंत्र यानी चुनाव, ये जो एक गलत समीकरण स्थापित हुआ है, उसको भी मैं मानता हूं कि हम उसको लांघ कर आगे जा पाएंगे और जनतंत्र की जो संस्कृति हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है उसको और अधिक अच्छे तरीके से आगे ले जाने की कोशिश कर पाएंगे। मुझे कुल मिलाकर आपातकाल की तीसरी सीख ये लगती है, जिसको बड़े दुख के भाव से, विनम्रता से ही मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ, वो ये है कि हमारे देश में विचारों की स्वाधीनता, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य, इसकी दुहाई आज जो कई सारे लोग दे रहे हैं, देनी भी चाहिए, हम भी देते रहे। हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसी इमरजेंसी के काल में सत्याग्रह करते हुए जेल में भी गए। मगर आज वो सारे लोग जो आज बहुत मुखर हो रहे हैं, इमरजेंसी में कहाँ थे, ये सवाल इतिहास उनको पूछे बगैर नहीं रहेगा। उस समय जैसे कि माननीय आडवाणी जी ने इसका वर्णन किया था कि वैचारिक जगत के, साहित्यिक जगत के, पत्रकारिता के भी कई ऐसे मान्यवर थे जिनके बारे में आडवाणी जी ने कहा है कि द गवर्नमेंट वांटेड देम ओनली टू बेंड अ लिटिल बट दे डिसाइडेड टू क्रॉल। तो ये जो अवस्था हुई थी हमारी वैचारिक जगत की, जिसमें साहित्यकार, विचार के क्षेत्र के कई सारे मान्यवर, जिनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए भी इस वेदना को अभिव्यक्त किए बगैर मैं नहीं रह सकता। और मैं मानता हूँ कि इसलिए समाज में जो एक दाम्भिकता का पर्व इमरजेंसी के कारण एक हिपोक्रेसी प्रारंभ हुई कि लोग बात एक करते हैं, जब करने का समय आता है तब छिप जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बहाना बना लेते हैं। मैं मानता हूँ कि ये भी हमारी राजनीतिक और सामाजिक पूरी प्रक्रिया पर इमरजेंसी ने किया हुआ एक कठोर आघात था। और इन्हीं सारे कारणों से मैं मानता हूं कि जनतंत्र और मुख्य रूप में संविधान की हत्या का आज का ये जो काला दिवस है, इसका कभी भी हमें विस्मरण नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि सरकार ने भी इसको आधिकारिक तौर पर मनाया है और भारतीय जनता पार्टी समेत कई सारे संगठन भी इसको मना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इमरजेंसी के ये जो सारे लेसन्स है, सारा जो बोध है, उसको ध्यान में रखते हुए
भारत के जनतंत्र को, जो भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है, जनतंत्र हमारे लिए कोई राजनीतिक रचना नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धारणा है, ये हमारी विश्व दृष्टि, हमारा विजन है, वर्ल्ड व्यू है। उस दृष्टि से उसको और अधिक तगड़ा बनाने की दृष्टि में देश की पूरी जनता अग्रसर होकर काम करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि घोषित आपातकालीन भारत अभी फेस कर रहा है और आप लोग 50 साल पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं। देखिए, ऐसी बात अगर उस समय माननीय आडवाणी जी करते तो उनको करने नहीं दिया जाता था, कोई छापता भी नहीं था। आज हम ऐसे माहौल में हैं कि खड़गे जी बेशक ऐसी बातें कर सकते हैं, आप उनको कोट कर सकते हैं, मुझे सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं मानता हूं कि इसके अलावा और अतिरिक्त सबूत क्या चाहिए कि उनका कहना कितना बेतुकी है, कितना निराधार है और महज राजनीतिक है। ये तो एक पैंतरेबाजी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं मानता। इसी से जुड़ा हुआ खड़गे जी ने एक और वक्तव्य दिया है कि कांग्रेस की संविधान यात्रा से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसलिए वो संविधान विरोधी है, इसलिए इस तरीके के आप 50 साल पुरानी बातें कर रही है। देखिए, इमरजेंसी के कार्यकाल में जो संविधान संशोधन लाए गए, जिनको बाद में निरस्त किया गया, उनका पूरा इतिहास आप देखिए कि कैसे संविधान संशोधन लाए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये एक संविधान संशोधन लाया गया था, हम सब जानते हैं। संसद का कार्यकाल ऐसे ही बढ़ाया गया जब बहुत सारे नेता तो जेलों में बंद थे। अटल जी कहाँ थे? निजलिंगप्पा कहाँ थे? श्यामाचरण मिश्र जी कहाँ थे? मगर कर दिया। तो ऐसे जिन्होंने संविधान की दिन दहाड़े हत्या की है, और मैं तो दूसरा एक यहाँ पर निरीक्षण बताना चाहता हूँ कि संविधान के बारे में उनको बोलने का कतई कोई अधिकार नहीं। इसका कारण यह है कि जो दल डायनेस्टी के आधार पर, घराने के आधार पर काम करते हैं, जिसमें एक ही घराने का व्यक्ति उस दल का आगे चलकर अध्यक्ष और उसका पोता जो है बाद में अध्यक्ष बनेगा, ये तय है। ये दल जन्म पर आधारित उच्च नीचता का पुरस्कार करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पद है वो केवल एक ही घराने पर यानी जन्म पर आधारित तय होता है। और इसलिए भारत की जनता ने घरानेबाज राजनीतिक दलों के बारे में सदैव सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। इमरजेंसी का अगर कोई बोध है, मैं मानता हूँ ये सर, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या मानती है, पर लेकिन आज जो है भारत में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है क्या? क्योंकि इटावा में जो है ओबीसी कथावाचक ने कथावाचन करने पर उसको पीटा गया, उसके ऊपर में मूत्र छिड़का गया है, उसका बाल मुंडन किया गया। क्या ये आपातकाल जैसी स्थिति लगती नहीं है? देश में बोलने का अधिकार नहीं है, कोई पत्रकार बोलता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है, नेता बोलता है तो उसके पीछे ईडी सीबीआई लगाई जाती है। ये कुछ आपातकाल स्थिति जैसी लगती नहीं है देश में? देखिए, कानून अपना काम करता है, उसको लोग तरह तरह से इंटरप्रेट करते हैं, मगर ऐसा कोई कहीं नहीं हो रहा। जो भी कुछ छोटी बड़ी घटनाएं हुई होगी उसका कोई कानूनन आधार होगा उसके, और नहीं तो चुनौती दी जा सकती है। इमरजेंसी ने कोई चुनौती दे सकता था? हमारे जैसे कई लोग जेलों में बंद थे, चुनौती देने के लिए हमें कोई अवसर था? आज तो चुनौती दे सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं मुझे, बिल्कुल पूछना भी चाहिए। पिछले 3-4 सालों से संविधान को लेके, लोकतंत्र को लेके भारतीय जनता पार्टी के बहुत तीखे हमले हो रहे हैं, सरकार पे तीखे हमले हो रहे हैं। क्या कारण है कि सरकार, आरएसएस संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं उसको लेके बहुत मतलब डिफेंडिंग पोजीशन में है? क्या वजह है कि आप उसको? ये आपका, क्षमा करें, ये आपका तर्क है कि हम डिफेंसिव पोजीशन में, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो संविधान के बारे में, मतलब संविधान की रक्षा करते हुए, संविधान के, मैं आपको कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ। संविधान में भारतीय हमारी चुनाव प्रणाली को साफ सुथरा रखना चाहिए, ये है। और राज्यसभा के चुनाव को साफ सुथरा करने का काम किसने किया? अटल जी ने किया। संविधान में कॉन्डेसेंडिंग की भावना नहीं है कि कोई किसके ऊपर उपकार करे, ओब्लाइज करे। समाज कल्याण मंत्रालय का नाम सामाजिक न्याय मंत्रालय किसने किया? अटल जी ने किया। संविधान में हर वर्ग को सामाजिक न्याय की परिभाषा में लाते हुए ओबीसी समाज के लिए भी एक अलग और आयोग होना चाहिए। ये आवश्यकता
इस रूप में नहीं, मगर उसका प्रावधान था, उसको अमल में किसने लाया? मोदी जी ने लाया। तो संविधान की, और ये जो कहते हैं ना कि ये बीजेपी का एजेंडा, अरे संविधान निर्माताओं ने मार्गदर्शक सूत्रों में ये लिखा था कि आर्टिकल 370 को हटाना चाहिए, अब तक क्यों नहीं हुआ? पर सर वो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया उसी समय लिखा हुआ था। ये कोई हमारा कोई एजेंडा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो समान नागरिक कानून की बात है वो भी उसी समय लिखी गई थी। ट्रिपल तलाक से मुक्ति किसने दी? हमने दी। तो संविधान के प्रति सबसे गहरी निष्ठा रखते हुए काम करने वाले हम हैं, हमें कतई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। लोग तो बोलेंगे क्योंकि जनतंत्र है, वो तरह तरह के अटकलें लगाएंगे, मगर जनता जानती है सच क्या है, गलत क्या है। सर, ग्वालियर के हाईकोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध, पुरजोर से विरोध हो रहा है। क्या ये गलत विरोध है? जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो करेंगे, वहाँ के लोकल यूनिट करेंगे। अभी मैं वहाँ के यूनिट की बात तो मैं नहीं जानता, मगर मध्य प्रदेश सरकार इसके बारे में उचित रूप में कदम उठाएगी, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। बीजेपी की जो फॉरेन पॉलिसी है काफी कमजोर है। अभी 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनगिनत विदेशों के दौरे किए, ये हम सब जानते हैं। कई लाखों पैसे खर्चे भी किए हैं, लेकिन पहलगाम में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध जैसी स्थिति बनी, तो ऐसे में ऐसी क्या वजह रह गई कि हमारे देश के साथ एक भी कंट्री खड़ी नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन, बांग्लादेश जैसे 5-5 कंट्री जो है उनके सपोर्ट में आ गई। और तो और प्रधानमंत्री मोदी जी को विपक्ष के सांसदों को विदेशों को दौरे करवाने की स्थिति जो आन पड़ी, ऐसा क्या हो गया? मूलतः ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरजेंसी के बारे में है। आप विषय का एजेंडा थोड़ा बदल रही है। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं, मगर मैं इस अनुशासन को भी मानता हूं कि हम जो विषय है उसके अनुरूप करें। फिर भी आपके सवाल का जो एक बिंदु है जो सरासर गलत धारणा प्रसारित करने के लिए काम आ सकता है, इसलिए उसको मैं निरस्त कर रहा हूं। देखिए, हमारे देश में हमने कई बार कहा है, हमारे नेताओं ने, आडवाणी जी हो, अटल जी हो, मोदी जी हो, सभी ने, कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और इसलिए विपक्ष के साथ हमारा तौर तरीका हमेशा एक हमारी इस यात्रा के पार्टनर के रूप में ही रहा है। हम कभी उस रूप में उनको देखते नहीं, और ये देश के कई सारे नेताओं ने यही सोचा। इसीलिए पीवी नरसिंह राव ने भी अटल जी को भेजा यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेशन। आप क्या कहेंगे कि उनके पास कोई व्यक्ति नहीं थे और उनको विपक्ष से कोई उधार लेना पड़ा? ऐसा नहीं होता जी। सर, मेरा एक सवाल, एक अंतिम प्रश्न। 6 बजे का कार्यक्रम है, 5:56 हो गए हैं, इसलिए, और वहाँ सब सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए हैं, इसलिए समय पर वहाँ जाना नितांत। अंतिम प्रश्न। हाँ, मेरा सवाल ये है, आज के वर्तमान पत्र में बाल भारती जो किताब है, बाल भारती किताब में संविधान के, सुनिए पहले, बाल भारती किताब में संविधान के प्रास्ताविका में इतनी गलतियां की है कि किसी को ये नहीं। तो क्या ये महाराष्ट्र में संविधान का अपमान नहीं है? बाल भारती की किताब में आज का वर्तमान पत्र देखिए, सकार वर्तमान पत्र में ये बहुत बड़ी न्यूज आई। तो ये कहा, यानी देखिए, ये गलत है। क्या पढ़ाया जा रहा है? ये निश्चित रूप में गलत है। सरकार इस पर जरूर कार्रवाई करेगी। ऐसा किसी को भी कुछ तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के, तो गलत ही है ना। तो गलत है तो कोई अधिकारी जो उसको जिम्मेदार होगा उसके ऊपर सरकार निश्चित रूप में कार्रवाई। एक माझा प्रश्न आहे की आणीबाणी ज्या दिवशी लावण्यात आली होती तेव्हा किती लोकतंत्राचे सेनानी होते आतमध्ये गेले होते आणि सध्या इथे हयात आहे, आणि या हयात असलेल्या जे लोकतंत्राचे सेनानी आहेत, आपण त्यांचं स्वागत, वंदन आणि सगळं त्यांचे हे करतो, तर कशा प्रकारची योजना त्यांच्यासाठी आखण्यात आली आहे, कशा प्रकारचे वंदन आणि अभिनंदन समारोप जे आपण करतोय आज पुढे? नाही, असं आहे की असे अनेक सत्याग्रही आहेत, असे अनेक निसाबंदी आहेत। सरकारने, वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी म्हटलं की तुम्ही नोंद करा, तुम्हाला काही मानधन देऊसाठी, ते गेले सुद्धा नाही। इथे बसल्यांमध्ये देखील असे आहेत की जे गेलेच नाहीत नोंदवायला, कारण त्यासाठी त्यांनी सत्याग्रह केलाच नव्हता। त्यामुळे अशी संख्या आकडेवारी देणं मला आत्ता शक्य नाही, पण मी म्हटलं तसं एक इन्फॉर्मल असेसमेंट असं की जवळजवळ 1,30,000 लोकांनी सत्याग्रह केला होता, ज्यामध्ये 1,10,000पर्यंत संघ आणि संघ प्रेरित संस्थांचे कार्यकर्ते। आणीबाणीच्या वेळेला आज तुमचा जो मित्रपक्ष आणि बऱ्याच वर्षापासून मित्रपक्ष आहे, शिवसेनेने तेव्हा विरोध केला होता। बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते की इंदिरा गांधींना हुकुमशाह होण्यासाठी विरोधकांनी भाग पाडलं। असं हा प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारला पाहिजे। त्यांचा पक्ष ते चालवतात, मी थोडीच चालवतो। पण मी तुम्हाला एक किस्सा सांगतो त्यावेळेचा, अँड दॅट इज द लास्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम मी,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरची बंदी उठवली गेल्यानंतर मार्च 1977मध्ये ज्यावेळी श्रद्धेय बाळासाहेब देवरस, त्यावेळेचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक, हे येरवडा जेलमधून सुटले, त्यावेळी ते डेक्कन क्वीननी मुंबईला आले आणि दादर स्टेशनवर त्यांचं स्वागत केलं गेलं आणि स्वागताला अचानकपणे एक पाहुणे उपस्थित राहिले, ते म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे. आणि त्यांनी असं म्हटलं की एका बाळासाहेबांचं स्वागत दुसऱ्या बाळासाहेबांनी करू नये, असं थोडंच आहे. धन्यवाद. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.